हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है क्लास एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। ओके, तो उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास कैसे क्रिएट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर इन जावा, और 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। ओके, तो आई होप आप सबको ये याद होगा। आज हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमने मतलब 6 चैप्टर में भी देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, कि पॉली मतलब क्या एंड मॉर्फिज्म मतलब क्या, कि पॉली है जो पॉली एंड मॉर्फिज्म दोनों वर्ड से ये पॉलीमॉर्फिज्म बनता है। पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म। ओके, फॉर्म्स मतलब अलग अलग फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, मैनी फॉर्म। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू आपको याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, तो मैनी फॉर्म। ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेथड विथ सेम नेम। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के साथ मेथड ओवरलोडिंग है, तो हम यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग की भी बात करेंगे कि ओवरलोडिंग का मतलब कि एक से ज़्यादा टाइम का यूज़ होता है मेथड का, तो उसे हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आपको क्लियर हो गया कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेथड विथ सेम नेम। ओके, जो मेथड होगी वो डिफरेंट फॉर्म में होगी, लेकिन उसका नेम कैसा होता है, नेम सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल कि डिस्प्ले मेथड। ओके, डिस्प्ले एक मेथड का नेम है, तो क्या हुआ कि मेथड का जो नेम है वो तो सेम हुआ, लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है ना। कि फॉर एग्जाम्पल कि डिस्प्ले क्या करवाना है, हमें टाइम डिस्प्ले करवाना है। ओके, फर्स्ट क्लास में हमने टाइम डिस्प्ले करवाया है, सेकेंड क्लास में हमने डेट डिस्प्ले करवाई है। तो ये क्या हुआ कि मेथड का नेम तो सेम ही है, लेकिन उसके जो फॉर्म है, उसका टास्क है, वो क्या है, अलग अलग है। ओके, so it's called method overloading. In Java, there can be different methods that have same name but different signature. This is called method overloading. यहाँ पे जावा के अंदर जो डिफरेंट मेथड हैव सेम नेम, अलग अलग मेथड की नेम क्या होगी, सेम होगी, लेकिन उसके सिग्नेचर कैसे होंगे, अलग होते हैं। सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर, सिग्नेचर अलग होंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, मेथड ओवरलोडिंग। The method signature is a combination of the method name, the type of return value and a list of parameter. यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सिग्नेचर मतलब क्या, कि अलग अलग सिग्नेचर मतलब क्या होगी, तो मेथड के नेम सेम होते हैं लेकिन सिग्नेचर अलग होती है। और ये सिग्नेचर क्या होती है, तो सिग्नेचर कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, तो मेथड के नेम का, रिटर्न वैल्यू का, लिस्ट ऑफ पैरामीटर, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है सिग्नेचर। तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यू होता है ना कि सिग्नेचर किसका कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये याद रखना है कि मेथड नेम, द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, ओके, एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। To find maximum of 2 integer, maximum of 3 integer, maximum of 3 double precision real numbers and so on, one required to perform similar task but on different set of number. Okay, हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। हम 2 इंटीजर लेते हैं, हम 2 इंटीजर में से मैक्सिमम फाइंड करना है। सेकंड टास्क है 3 इंटीजर में से हमें फाइंड करना है मैक्सिमम। थर्ड टास्क है कि 3 डबल रियल नंबर लिए हैं, उसमें से हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो ये क्या है कि तीनों है क्या, कि फाइंड करना है। मेथड क्या होगी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, लेकिन टास्क क्या हुआ, अलग हुआ, कि फर्स्ट में तो हमें 2 में से करना है, सेकंड में तीनों इंटीजर में से करना है, और थर्ड टास्क में हमें 3 डबल नंबर में से करना है। तो ये टास्क क्या हुए, हमारे डिफरेंट टास्क हुए, मतलब कि डिफरेंट टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। ओके, सेट ऑफ नंबर के। तो ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ओके, in such scenario, Java facilitates to create method with same name but different parameter. यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि अलग अलग टास्क है हमारे।
ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जावा हमें ये फैसिलिटी देता है ओके कि अगर आपको मेथड क्रिएट करनी है डिफरेंट पैरामीटर के साथ और आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसके बिना ही आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सो इट कैन बी डन एज स्टैटिक क्लास मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में कि हमने अगर स्टैटिक क्या यूज़ किया है, स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक इंटीजर मैक्सिमम, फर्स्ट टास्क इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। इंटीजर क्या है? तो डेटा टाइप है, एक्स एंड वाई दोनों वैल्यू ली है हमने, मतलब कि हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है एक्स एंड वाई। अभी तक एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने नहीं दी है, सिर्फ हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल। ओके, सेकंड वैसा ही है कि स्टैटिक इंटीजर मैक्सिमम, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। वैसे ही थर्ड में हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, लेकिन उसमें हमने डेटा टाइप अलग यूज़ की है, डबल का यूज़ किया है। तो ऐसे ही अगर आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। ओके, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके बिना ही आपको यूज़ करना है तो स्टैटिक का यूज़ करके आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो स्टैटिक कीवर्ड का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको मेन याद क्या रखना है, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग। फर्स्ट एमसीक्यू के पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, तो मैनी फॉर्म। ओके, मैनी फॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है। ओके, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेथड विथ सेम नेम। नेम सेम होगा लेकिन मेथड की फॉर्म अलग अलग होती है, उसके सिग्नेचर अलग अलग होगी, इट्स कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो आपको यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन याद रखनी है। देन आपको सिग्नेचर किसका कॉम्बिनेशन है वो याद रखना है। थर्ड एमसीक्यू आपको ये याद रखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन स्टैटिक कहाँ पे यूज़ होता है, स्टैटिक कीवर्ड, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, तो आपको याद होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके जो 3 स्टेप थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि थर्ड स्टेप था, उसके अंदर आया था कि कंस्ट्रक्टर क्या, कंस्ट्रक्टर मेथड का ऐसा कुछ वर्ड्स आया था उसके अंदर। ओके, तो अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो 3 स्टेप आपको याद होगी कि कौन से 3 स्टेप थे। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डिक्लेरेशन था, इंस्टेंशिएशन था एंड इनिशियलाइजेशन था। और इनिशियलाइजेशन के अंदर ये कंस्ट्रक्टर नाम का एक वर्ड्स था। ओके, तो हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर कहाँ पे यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर क्या है, तो एक वन टाइप की एक मेथड है। ओके, जिसका यूज़ कब होता है, दैट इज़ इन्वॉक व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं न्यू का यूज़ करके, हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो आगे हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, वो हमने आगे देख लिया था। ओके, तो थर्ड स्टेप जो था, फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको पता हो चल गया है कि हम डिक्लेरेशन करते हैं, देन इंस्टेंशिएशन करते हैं एंड थर्ड है इनिशियलाइजेशन। तो उसके अंदर ये स्पेशल मेथड का यूज़ होता है कंस्ट्रक्टर का। और ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इट इज़ इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब रन व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। जब हम न्यू ऑब्जेक्ट का क्रिएट करते हैं तब ये मेथड क्या करता है, रन होती है। देन कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म एनी एक्शन, कंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, बट इट इज़ मेनली डिज़ाइन टू परफॉर्म इनिशियलाइजिंग एक्शन। लेकिन जो जावा का मेन पर्पज़ क्या है उसको क्रिएट करने का, कि वो इनिशियलाइजिंग एक्शन है उसको डिज़ाइन, उसको परफॉर्म करने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, किसको, कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर में याद क्या रखेंगे हम कि एक फर्स्ट स्पेशल काइंड की वन टाइप की मेथड है। ओके, कब वो इन्वॉक होती है, व्हेन न्यू ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, जब कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब ये मेथड इन्वॉक होती है। सेकंड एमसीक्यू याद रखना है। थर्ड एमसीक्यू कि कंस्ट्रक्टर्स को क्यों डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वो इनिशियलाइजिंग एक्शन को परफॉर्म कर सके, तो इसीलिए उसको मेन पर्पस उसका यही है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन किया गया है। ये एमसीक्यू। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है,
इट इज़ ए मेथड नॉट अ वेरिएबल। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। एवरी क्लास इज हैविंग इट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, समटाइम्स रिफर टू एज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, कई बार क्या होता है कि एवरी क्लास हैज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होती है, मतलब कि उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। इट इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू बेस्ड ऑन दैट डेटा टाइप। हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, उसके डेटा टाइप के बेस के ऊपर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि हमने इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ किया है, तो फिर हम उसकी वैल्यू भी वैसे ही ले सकते हैं कि इंटीजर है, तो फिर इंटीजर में क्या आएगा, 10 आएगा, 4 आएगा। हम 10.5 नहीं ले सकते। ओके, मतलब कि हमने जैसे डेटा टाइप का यूज़ किया है, तो उसकी भी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी उसके हिसाब से लेनी चाहिए। उसके हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट क्रिएट करने चाहिए। कंस्ट्रक्टर डिफर्स फ्रॉम जनरल मेथड इन द फॉलोइंग वे। अब कंस्ट्रक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि क्या अगर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है तो वो कैसा होना चाहिए। तो जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो क्लास के नेम के जैसा ही होना चाहिए। एक फर्स्ट रूल्स है, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास नेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में भी यह आ सकता है कि इसमें से कंस्ट्रक्टर क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। ओके, तो उसके लिए हमें ये सब याद होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर के जो नेम होता है वो क्लास के नेम के जैसा ही होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। ओके, वो उसके हमें रिटर्न टाइप नहीं देता है। Constructor is invoked implicitly only when an object is constructed using new operator। जो हमने आगे देखा कि वो कब इन्वॉक होता है, जब हम न्यू ऑपरेटर मतलब न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इन्वॉक एक्सप्लिसिटली एल्सवेयर इन द प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो प्रोग्राम के किसी पार्ट में ऐसे वो इन्वॉक नहीं होता है। लाइक अदर मेथड, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड। जैसे मेथड ओवरलोड होती है, जैसे हमने आगे देखा ना कि मेथड ओवरलोडिंग, मेथड का नेम सेम होता है लेकिन उसका टास्क अलग अलग होते हैं। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के का भी एक रूल्स है कि वो भी ओवरलोड हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल विथ वेरिंग लिस्ट ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो रूम, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था फर्स्ट पार्ट में, कि हमने एक एग्जांपल लिया था रूम नाम का एक क्लास, 2 क्लास हमने क्रिएट किए थे, एक रूम नाम का, रूम डेमो नाम का। ओके, तो आपको याद होगा कि रूम के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे एट्रीब्यूट हमने लिए थे, डेटा टाइप लिए थे कि रूम, देन फ्लॉट एल, देन फ्लॉट डब्ल्यू, फ्लॉट एच एंड बाइट एन। किसके लिए, रूम की लेंथ के लिए। ओके, फ्लॉट एल लेंथ, डब्ल्यू मतलब कि विड्थ, एच मतलब हाइट एंड एन मतलब कि नंबर ऑफ विंडोज़। ओके, तो हमें कैसे इनिशियलाइज करेंगे, लेंथ टू एल, विड्थ टू डब्ल्यू, हाइट टू एच एंड एन विंडोज़ टू एन। Room float L float W to initialize length to L W and height to 10 and number of windows to 1। यहाँ पे हमने height and number of windows की वैल्यू दे दी है। In absence of user defined constructor in a class, objects are constructed using default no argument constructor। It initialize the attribute using default value। अगर यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर की एब्सेंस के अंदर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमने यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं किया है क्लास के अंदर, देन ऑब्जेक्ट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिफ़ॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, इट इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू। हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करके एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। In absence of user-defined constructor in a class, objects are constructed using default no-argument constructor।
It initialize the attribute using default value. Okay. To create an object using constructor without argument, अगर argument नहीं है और हमारी क्लास में आर्गुमेंट नहीं है और हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। लेकिन आप इसे क्रिएट करोगे तो आपको कंपाइल एरर आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, वी नीड टू प्रोवाइड अ यूज़र डिफाइंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो हमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा और उस सिंटैक्स का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी सिंटैक्स है क्लास नेम, राउंड ब्रैकेट है एंड देन कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो ये भी याद रखना है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है विदाउट आर्गुमेंट, देन वी विल यूज़ क्लास नेम, देन राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। मैं आगे आपको बताऊंगी अगर इसमें नहीं है तो। ओके, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजिबिलिटी मॉडिफायर्स फॉर एक्सेस कंट्रोल। विजिबिलिटी मॉडिफायर्स को आप एक्सेस मॉडिफायर भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, जो विजिबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करता है, एक्सेस करता है। ओके, तो इसीलिए हम उसे एक्सेस मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। याद रखना है आपको कि विजिबिलिटी मॉडिफायर का दूसरा नाम है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस कंट्रोल इज अबाउट कंट्रोलिंग विजिबिलिटी, सो एक्सेस मॉडिफायर आर ऑल्सो नोन एज विजिबिलिटी मॉडिफायर। If a method or variable is visible to another class, then only it can be referred in another class. To protect a method or variable from such reference, we use the 4 levels of visibility to provide necessary protection. ओके, अब आपको लगेगा कि ये है क्या एक्सेस मॉडिफायर। तो प्रोटेक्शन के लिए अगर क्लास में जावा में ऐसे कोई भी ऐप बना रहे हो, ओके, तो हमें बहुत सारे से क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो क्लास के अंदर हम सबके हर एक क्लास को हम परमिशन नहीं दे सकते, मतलब कि हर एक क्लास को हम पब्लिक यूज़ नहीं कर सकते कि यूज़र जो है वो हर एक क्लास का यूज़ कर सके। हमें कई क्लास को प्रोटेक्ट भी रखना पड़ता है, कई क्लास को पब्लिकली भी शो करना पड़ता है। ओके, तो जो विजिबिलिटी मॉडिफायर है उसके 4 लेवल होते हैं। कौन से 4 लेवल होते हैं? तो 4 लेवल ये है कि पब्लिक, पीस ऑफ प्रोटेक्शन आर पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ओके, पीस ऑफ प्रोटेक्शन, पी मतलब कि प्रोटेक्शन, उसके 4 पैकेज, पब्लिक है, पैकेज है, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। यहाँ पे है फ्रेंड्स, याद रखने हैं एक्सेस मॉडिफायर या विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के कितने लेवल होते हैं। तो 4 लेवल होते हैं। याद रखने हैं कौन कौन से, तो आपको उसके नेम के हिसाब से ही आपको याद हो जाएगा, इजी है। कि पब्लिक है मतलब कि हम एक क्लास दूसरे क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं, एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं और हम शो भी कर सकते हैं। ओके, पैकेज, देन पैकेज मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने कोई भी मॉडिफायर का यूज़ नहीं किया है मतलब कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज होगा। थर्ड है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन के लिए, एंड प्राइवेट है तो प्राइवेट, अगर हमें प्राइवेट रखना है क्लास को तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर यूज बिफोर द टाइप ऑफ वेरिएबल और मेथड। अब ये क्यों यूज़ होता है वो तो आपको पता चल गया है, लेकिन अब कैसे यूज़ करना है, कौन से वर्ड्स के आगे यूज़ करना है। तो कोई भी वेरिएबल एंड मेथड के नेम के आगे हमें ये एक्सेस मॉडिफायर लिखना है एज पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। When no modifier is used, it is default upon having visibility only within a package that contains the class. यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी मॉडिफायर का यूज़ नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होगी, पैकेज होगी। और पैकेज में उस पैकेज नेम इसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आप देख सकते हो एक्सेस मॉडिफायर है, उसकी विजिबिलिटी है, पब्लिक की वाइडेस्ट विजिबिलिटी है एंड प्राइवेट की नियरेस्ट है। ये याद रखनी है विजिबिलिटी। फर्स्ट है पब्लिक, एनी मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड इफ वी वांट टू मेक इट विजिबल टू ऑल द क्लास आउटसाइड दिस क्लास। क्या करना है, हमें ये विजिबल रखना है। एक क्लास तो हमने क्रिएट कर दिया है, लेकिन अगर दूसरे क्लास में भी हमें विजिबल करना है,
ओके, आउटसाइड दिस क्लास तो हमें पब्लिक का यूज़ करके विजिबल बना सकते हैं। डिक्लेयर द मेथड और वेरिएबल टू हैव पब्लिक एक्सेस, हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड एंड वेरिएबल को पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिकली एक्सेस करने के लिए। कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एंड फर्स्ट एमसीक्यू कौन कैसा होगा कि पब्लिक का यूज़ क्या है, तो आउटसाइड क्लास में विजिबिलिटी के लिए हमें पब्लिक का यूज़ करते हैं। ओके, जिससे हम जो दूसरे क्लास है वो भी विजिबल रख सके, एक्सेस कर सके हम उसमें। सेकंड एमसीक्यू है कि उसकी विजिबिलिटी कौन सी है, तो इसकी वाइडेस्ट विजिबिलिटी है। आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लॉट लेंथ, फ्लॉट जो हो क्या है, डेटा टाइप, लेंथ है वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल में भी हम पब्लिक आगे यूज़ किया है। देन मेथड में भी हमने यूज़ किया है कि डबल एरिया, तो एरिया मेथड है, तो हम वेरिएबल और मेथड दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है पैकेज विदाउट एनी मॉडिफायर। ओके, मतलब कि अगर आपने सब पैकेज नेम नहीं, जैसे कि पब्लिक को लिखना, पब्लिक कीवर्ड को लिखना ज़रूरी है मेथड और वेरिएबल के आगे, वैसे पैकेज का कंपलसरी नहीं है। आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज क्लास ही है, ऐसा होता है। दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेस दैट हैज़ नो प्रीसिज नेम। ओके, इसको नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ इंडिकेटेड बाय द लैक ऑफ एनी एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड इन ए डिक्लेरेशन। This is the default level of protection. The scope is nearer या nearest than public variable. इसका visibility कैसी होगी, nearest होगी। The variable or method can be accessed from anywhere in the package that contain the class but not from outside the package. क्या है, जो पैकेज है उसकी क्लास के अंदर तो आप कहीं पे भी उस मेथड या वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पैकेज के बाहर, उस क्लास के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, जैसे हम पब्लिक में कर सकते थे ना कि क्लास के बाहर भी दूसरे क्लास में अगर वेरिएबल मेथड को एक्सेस करना है तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन पैकेज के अंदर लिमिटेशन है कि आप वही क्लास या वही पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हो। तो note that a source file without package statement is considered as a package by default. ओके, अगर ऐसा पैकेज ऐसा कुछ लिखा नहीं है सोर्स फाइल में तो उसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो पैकेज एक्सेस मॉडिफायर है। थर्ड है प्रोटेक्टेड। दिस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज यूज्ड टू अलाउ द एक्सेस ओनली टू सब क्लास और द शेयर विद द मेथड डिक्लेयर एज ए फ्रेंड। ये कब यूज़ होता है, ये लेवल जो है प्रोटेक्शन का, वो क्लास के अंदर सब क्लास को आपको एक्सेस करने के लिए अलाउ करना है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, आपको आगे के दोनों समझ में आ गए। तीनों में क्या याद रखेंगे कि सब क्लास मतलब क्या, कि एक क्लास के अंदर आप एक दूसरा उसका क्लास बनाया है तो उसे हम सब क्लास बोल सकते हैं। ओके, तो हमें अगर सब क्लास को एक्सेस करने के लिए अलाउ करना है तो हम ये लेवल को अलाउ कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन का यूज़ होता है सब क्लास को अलाउ कर, ओनली सब क्लास को अलाउ करने के, एक्सेस करने के लिए प्रोटेक्शन का यूज़ होता है। ओके, thus the visibility is narrower than previous two level but wider than full privacy provided by fourth level. इसकी जो विजिबिलिटी है वो किससे कम है, जो आगे के 2 लेवल थे, कौन से थे, पैकेज एंड पब्लिक, पब्लिक एंड पैकेज से इसकी विजिबिलिटी प्रोटेक्ट की नियरेस्ट है, लेकिन प्राइवेट से उसकी ज़्यादा है। तो ये हमें खास याद रखना है यहाँ पे कि किसकी विजिबिलिटी प्राइवेट से ज़्यादा है तो प्रोटेक्टेड की है, किसकी विजिबिलिटी नियरेस्ट है पब्लिक और पैकेज से तो प्रोटेक्टेड की। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों समझ में आ गए। अब लास्ट है प्राइवेट। प्राइवेट हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी अचीव बाय यूजिंग प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल। दिस प्रोवाइड द नियरेस्ट विजिबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी भी नियरेस्ट है। द प्राइवेट मेथड एंड वेरिएबल आर डायरेक्टली एक्सेसिबल ओनली बाय द मेथड्स डिफाइंड विद इन ए क्लास। They cannot be seen by any other class. It provide data encapsulation. ये कैसे रहेगी, मेथड एंड वेरिएबल को क्या करती है, प्राइवेट करती है, डायरेक्टली एक्सेसिबल ओनली बाय द मेथड
डिफाइंड विथ इन ए क्लास। ओके, उसका एक एग्जांपल है कि इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है कि डेटा हाइडिंग, कि डेटा को क्या करता है, ये छुपाता है कि डेटा वर्क कैसे, मतलब प्रोसेस कैसे होती है। तो ये प्राइवेट मतलब क्या, कि डेटा हाइडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 एक्सेस मॉडिफायर आपको समझ में आ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स,